हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। तो आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम रहेगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब आवेशन की विधियां। तो टॉपिक जो है हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब आवेशन की विधियां। इसका अगर अपन मीनिंग देखें, डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से देखें तो क्या मतलब निकलता है कि आपके पास कोई अनचार्ज बॉडी है और आप उसको कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, मतलब आपके पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा आप इनको चार्ज, उस अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हो। मतलब आपके पास कोई अनावेशित वस्तु है, उसको आपके पास कितनी विधियां हैं कि उसको आवेशित करने की। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने की। तो उनको मैं यहाँ पे सबसे पहले तीनों का नाम लिख देता हूँ, उसके बाद एक एक करके अपन उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 मार्क से पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो आप क्या बताओगे? 3। कह देगा राइट देयर नेम्स, तो उसके नाम आप बता दीजिए। यहाँ पे पहला जो नाम होगा, यहाँ पे क्या आएगा? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। पहला मेथड आपका चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। दूसरा जो मेथड होगा वो क्या होगा? चार्जिंग बाई कंडक्शन। तीसरा जो मेथड होगा उसका नाम होगा चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है ना? तो यहां पे हमारे पास 3 मेथड्स हो गए, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो अपने यहां पे हिंदी में बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? घर्षणात्मक विधि, चालन विधि और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो 3 हो गए हैं, घर्षणात्मक विधि, चालन विधि और प्रेरण द्वारा आवेशन। 3 यहाँ पे हमारे पास मेथड्स हो गए हैं। किसके लिए? चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पे अपन एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपने पास यहाँ पे जो पहला मेथड होगा वो क्या होगा? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन होगा। ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है, तो इसको देखिए। तो ये जो मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक्चुअल में आपको यहाँ पे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कल हमारा जो टॉपिक था ना वो रियल में यही था। कल हमारा टॉपिक, लास्ट जो टॉपिक था वो क्या था? स्टैटिक चार्ज था। तो स्टैटिक चार्ज में आपने क्या लिखा था, एक बार मैं उसको रिमाइंड करा देता हूं आपको। आपने क्या कहा था कि कोई 2 इंसुलेटर बॉडीज लीजिए, मतलब कुछ अलग वस्तु लीजिए और दोनों को आप क्या करिए? रब कीजिए। दोनों को रब किया था अपन ने कल। तो जिसे रब करने से फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया था? ट्रांसफर हो गया था एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। तो जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आया था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया था उसके पास कैसा चार्ज आ गया था? नेगेटिव। और आपने कहा था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर पे है, इसलिए हमें इसको चार्ज का क्या नाम दिया था? स्टैटिक चार्ज नाम दिया था। सेम मेथड यहां पे होगा, सिर्फ क्या करना है आपको? वहां पे इंसुलेटर बॉडी लेना जरूरी था, क्योंकि कल हम यहाँ पे स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम यहाँ पे कोई स्टैटिक चार्ज नहीं पढ़ रहे, हम तो सिंपल क्या पढ़ रहे हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमें इंसुलेटर, कंडक्टर ऐसी कोई बात नहीं लिखनी है, हमें सीधा लिखना है कि टेकिंग 2 बॉडीज। सिर्फ कितनी बॉडी लीजिए? 2 बॉडी, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, कुछ भी हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। टेकिंग 2 बॉडीज आर रब्ड ईच अदर, दोनों को आपस में क्या करिए? रगड़िए। देन ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब घर्षण के कारण बोथ बॉडीज आर चार्ज्ड, दोनों बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। एक बात और है, जैसे मान लीजिए ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, तो इससे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव इसका हुआ उतना ही नेगेटिव इसका होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब इसके ऊपर, ए के ऊपर जितना पॉजिटिव आएगा बी के ऊपर उतना ही नेगेटिव आएगा। इसका मतलब दोनों बॉडीज के ऊपर जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए जिसमें मान लीजिए 1 कूलम आया है पॉजिटिव, तो इसमें क्या आएगा? 1 नेगेटिव कूलम आएगा, 1 कूलम आएगा। तो इसका मतलब दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, मतलब परिमाण क्या होगा? सेम होगा, परंतु उनका जो नेचर होगा वो क्या होगा? अपोजिट होगा। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस प्रकार से हमने दोनों बॉडीज को क्या कर दिया है? चार्ज कर दिया है।
तो ये भी एक क्या हो गया है, मेथड हो गया है, जिसका नाम आपने क्या कहा था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन होना जरूरी है। फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे आपने दोनों बॉडीज को चार्ज किया है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड ईच अदर देन ड्यू टू फ्रिक्शन बोथ बॉडीज आर चार्ज्ड by same magnitude and a opposite nature. This method of charging is called charging by friction. ठीक है कि नहीं, मतलब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर घर्षण के कारण दोनों वस्तुएं समान परिमाण और विपरीत प्रकृति से आवेशित हो जाती है। आवेशन की इसी विधि को क्या बोल देते हैं, फ्रिक्शन द्वारा आवेशन कहते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल भी आपको लिखना होगा, तो एग्जांपल लिख दीजिए आप। जैसे मान लीजिए ड्राई हेयर्स में आप कॉम्ब करते हो तो उस पर दो चार्ज हो जाती है, कॉम्ब और हेयर्स दोनों। तो अपन उसके पास में भी कॉम्ब को हेयर्स के पास लेके तो उसको अट्रैक्ट करती कि नहीं करती है, तो वो इसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे लिख दीजिए चार्जिंग कॉम्ब एंड ड्राई हेयर्स बाय फ्रिक्शन। ठीक है कि नहीं। तो ये आपका फर्स्ट हो गया है। तो कल जो रिलेटेड लास्ट टॉपिक था उसी से रिलेटेड है, बस क्या डिफरेंस करना है वो आप समझ गए। वहां पे कल आपने लिखा 2 इंसुलेटर बॉडीज, यहाँ पे सीधा यहाँ पे 2 बॉडीज। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था। आज का सेकंड टॉपिक जो होगा तो वो आपका क्या होगा, यहाँ पे मैंने अभी लिखा भी था, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चालन विधि कौन सी होगी विधि, चालन विधि। ये सिंपल एक मतलब अपने डेली लाइफ में यूज होने वाली विधि है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक इंसुलेटर है, आप समझते हो मार्कर है तो इंसुलेटर। मान लीजिए यहाँ पे कोई स्विच है लगा हुआ है, अगर मैं इस स्विच के अंदर इस मार्कर को ऐसे डाल देता हूँ तो मेरे को कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। एक्चुअली ये मार्कर क्या कुछ होने का मतलब क्या है, करंट नहीं लगेगा। करंट लगना का करंट होता है क्या, एक्चुअल में फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश का प्रवाह होता है। तो इसका मतलब ये मान लीजिए स्विच है, स्विच तो एक चार्ज बॉडी है ना, तो इसमें करंट है, करंट होने का मतलब इसके अंदर तो चार्ज है। तो मतलब मैंने जैसे इसको टच किया तो वो चार्ज मेरे अंदर आया नहीं। अगर आ जाता तो मेरे को क्या लगता, करंट लगता। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो चार्ज है यहां से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर बॉडी, मान लीजिए कोई आयरन रोड है और मैं उसको यहाँ पे स्विच के ऊपर ऐसे लगाता हूं तो क्या होगा, मेरे को करंट लगेगा। करंट लगने का मतलब क्या हुआ, मेरे अंदर चार्ज फ्लो कर गया। तो चार्ज फ्लो कर गया, कैसे आया चार्ज, क्योंकि उस चार्ज बॉडी के स्विच के अंदर चार्ज था, वो चार्ज बॉडी थी। चार्ज बॉडी के अंदर जो चार्ज था वो मेरे अंदर क्या गया, ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया। जिससे मेरे अंदर क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब मेरे ऊपर भी क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया। तो इस प्रकार से चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया है। तो यहाँ पे जो बॉडी थी, जैसे मैं यहाँ पे बॉडी का जो, या मान लीजिए आप कंडक्टर बॉडी मान लीजिए जो आयरन रोड ले रहे थे, वो एक अनचार्ज बॉडी थी। तो आपने जैसे यहाँ पे ये कंडक्टर रोड है और ये कैसी है, अनचार्ज है, और ये जो स्विच है ये क्या है, चार्ज बॉडी है। जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो मेरे को करंट लग रहा है। करंट लगने का मतलब चार्ज आ रहा है। तो चार्ज कैसे आया, सीधा तो मेरे अंदर आया नहीं, इस रोड के ऊपर आया ना। तो इसका मतलब वो चार्ज इस रोड के ऊपर ट्रांसफर हो गया, और चार्ज के इस रोड के ऊपर ट्रांसफर होने का मतलब रोड के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो ये बॉडी कैसी हो गई है, चार्ज हो गई है। और हमें बताना भी यही था कि हम बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड हो गया बॉडी को चार्ज करने का। परंतु इसमें कंडीशन क्या है कि आपने इंसुलेटर लिया तब चार्ज नहीं आया, कंडक्टर लिया तो ही चार्ज आया। इसलिए इसका नाम यहाँ पे क्या रख दिया हमने, चार्जिंग बाय कंडक्शन। मतलब कंडक्टर का होना जरूरी है, अदरवाइज आपका चार्ज नहीं होगा, बॉडी चार्ज नहीं होगी। तो आप यहाँ पे सिंपल जो मैंने बताया ना वही बात आपको लिखनी है। क्या लिखा, when a uncharged conductor body is connected with the charged body, then due to the transfer of charge, the charge क्या हुआ, transfer, then due to the transfer of charge, uncharged body is also charged. This method of charging is called charging by conduction. मतलब किसी अनावेशित चालक वस्तु को किसी आवेशित वस्तु से जोड़ने पर या संपर्क में लाने पर आवेशों के स्थानांतर के कारण अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। आवेशन की इसी विधि को क्या बोल देते हैं, आवेशन की चालन विधि कहते हैं। सिंपल है। जो कनेक्शन जिस प्रकार का जो एग्जांपल दिया अपने डेली लाइफ में होता है, आपको घर के अंदर जितने भी हाउस होल्ड सर्किट हैं उसके अंदर अपन जो कनेक्शन करते हैं सारे के सारे किसके मेथड हैं, ये चार्जिंग बाय कंडक्शन के हैं। ठीक है कि नहीं है। उसके बाद तो ये 2 मेथड हो गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो तीसरा जो मेथड होगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये दोनों
नाम पूछते हैं तो तीनों एक नंबर में पूछा जा सकता है, परंतु जो तीसरा मेथड है ना वो एग्जाम में आने लायक है। इन दोनों को तो बहुत ही कम पूछा जाता है, तो तीसरा जो है उसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। तीसरा जो मेथड होगा उसको मैं आपको पहले एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, उसके बाद ही डेफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि उसकी डायरेक्ट डेफिनेशन बताने से समझ में नहीं आएगा, और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उसके बाद में इजीली वो समझ में आ जाता है। तो देखना यहाँ पे किस प्रकार से। हाँ, तो देखिए यहां पे सबसे पहले मैंने एक कंडक्टर स्फीयर लिया। कंडक्टर स्फीयर का मतलब लिया मैंने चालक लिया, कंडक्टर लिया। स्फीयर का मतलब कोई भी मतलब चालक गोला मान लीजिए, कंडक्टर स्फीयर लिया है, और उसको यहाँ पे एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। क्या है ये? इंसुलेटिंग स्टैंड। जैसे मान लीजिए जैसे लकड़ी की कोई मेज है उसके ऊपर यहाँ पे रख दिया, टेबल पे रख दिया है, ठीक है। और ये क्या है कि कंडक्टर स्फीयर है। कंडक्टर स्फीयर अभी कैसा लिया आपने? न्यूट्रल लिया है। कैसा लिया है? न्यूट्रल। मतलब इसके अंदर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है क्या? नहीं, दोनों चार्ज है। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है, तो इसीलिए ये क्या है यहाँ पे? न्यूट्रल है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। कौन सा स्टेप होगा? ये फर्स्ट स्टेप आपका। और इसके पास में हम क्या रखते हैं? एक चार्ज बॉडी रख देते हैं। मान लीजिए कोई ग्लास रोड है, वो चार्ज है, और उसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसके पास में रखते, इससे कनेक्ट नहीं करते, ये थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने थोड़ा पास में रखा है। तो पास में रखने से आप सभी को पता है लाइक बॉडी, लाइक के चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मतलब सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने जो स्फीयर लिया है, आपने तो कहा न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसके अंदर दोनों चार्ज है, पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है कि सबसे पहले यहां पे जो आपने किया है ना, वही बात आपको लिखनी है। कंसिडर ए न्यूट्रल कंडक्टर स्फीयर प्लेस्ड ऑन ए इंसुलेटिंग स्टैंड एंड ए चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर द स्फीयर। तो स्फीयर के पास में आप एक चार्ज बॉडी रख देते हो, देन बोथ चार्ज आर सेपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन द स्फीयर। तो अपोजिट चार्ज है वो सेपरेट हो जाएंगे स्फीयर के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। जो हुआ है आपके सामने वही आपको यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव इधर शो कर देते, नेगेटिव इधर शो कर देते, तो क्या सही होता? क्या नहीं, तब गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इधर आने का मतलब पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव को रिपेल करता है, तो गलत हो जाता। जो आपने अभी लिखा है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव को रिपेल करता है। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। दूसरे स्टेप में अपन क्या करेंगे? यहां पे वही सेम, ये सेकंड स्टेप होगा आपका, और यहां पे आपने ये ग्लास रोड रखी है पास में, ठीक है, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है। और आप दूसरे स्टेप में क्या कर दोगे? अर्थिंग कर दोगे। क्या कर दोगे? अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या है? कोई एक वायर लीजिए और स्फीयर से कनेक्ट करके अर्थ के अंदर दबा दीजिए, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं? अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग करने से क्या होगा कि यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज था ना, यहाँ पे जो आपने देखा था, यहां से अर्थ के अंदर से ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अर्थ के अंदर क्या होता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, तो उससे इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से स्फीयर के अंदर क्या होंगे? ट्रांसफर होते चले जाएंगे, और जाते जाएंगे। कब तक जाते जाएंगे? जब तक सारा पॉजिटिव क्या नहीं हो जाता? न्यूट्रल नहीं हो जाता। तब तक ये इलेक्ट्रॉन अर्थ से स्फीयर के अंदर ट्रांसफर होते रहेंगे। तो जब ये कंप्लीट न्यूट्रल हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, तब हम कहां पे जाएंगे? तीसरे स्टेप पे जाएंगे। तो दूसरे स्टेप में यहाँ पर क्या लिखेंगे कि नाउ स्फीयर इज अर्थिंग, देन ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ टू स्फीयर होल पॉजिटिव चार्ज इज ए न्यूट्रल। तो जो टोटल पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से गोले के अंदर जाने पर। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप बिल्कुल इजी है। अपन इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस इसको अपन ने जो अर्थिंग किया था ना, उसको अपन ने क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो अब यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? नाउ रिमूविंग द अर्थिंग। तीसरे स्टेप में अपन ने क्या कहेंगे कि अर्थिंग को क्या कर देंगे? अपन यहाँ पे हटा देंगे। चौथे स्टेप में देखिए, यहाँ पे चौथे स्टेप में अपन क्या करेंगे? यहाँ पे जो
अपने ग्लास रोड रखी थी ना, उसको भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। नाउ रिमूविंग द ग्लास रोड। जैसे ग्लास रोड को रिमूव करेंगे, इसके ऊपर कैसा चार्ज बचेगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो नेगेटिव पूरे स्फीयर पे क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर चार्ज क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। फ्लो करने का मतलब क्या हो गया, पूरे स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो अब आपको जो स्फीयर मिला वो कैसा मिला, चार्ज्ड मिला है। कैसा मिला है, चार्ज। लिया कैसा था आपने, न्यूट्रल। मिल कैसा गया, चार्ज। तो ये भी एक क्या हो गया है, मेथड हो गया है चार्जिंग का, जिसे अपन क्या नाम दे रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो अपन ने जो किया है वही बात हम यहां पे लिख देंगे, वही इसकी क्या बन जाएगी, डेफिनेशन बन जाएगी। आपने क्या किया, एक अनचार्ज, यहां पे स्फीयर लिया है, आपको स्फीयर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कंडक्टर बोलिए। व्हेन ए अनचार्ज्ड कंडक्टर, व्हेन ए अनचार्ज है और कंडक्टर है, इज चार्ज, जो कि क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। कैसे नेचर से हुआ है, पहले ये देखिए, पॉजिटिव रखा था तो किससे हुआ, नेगेटिव। नेगेटिव रखते तो कैसे होता, पॉजिटिव से। तो आप यहां पे लिखोगे अपोजिट नेचर से चार्ज हुआ है। पर कैसे, आपने कॉन्टेक्ट में लाया है, बिना कॉन्टेक्ट में, बिना कॉन्टेक्ट में लाए ही, किसके, चार्ज बॉडी के साथ में, बिना किसी कॉन्टेक्ट के ही आपने क्या कर दिया, अपोजिट चार्ज से क्या कर दिया है, नेचर से क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया। इसी मेथड को अपन क्या बोल देते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आपकी डेफिनेशन बनकर यहाँ पे तैयार है। तो आपने क्या कहा है यहाँ पे, एक अनचार्ज कंडक्टर बॉडी इज चार्ज्ड बाय अपोजिट नेचर विदाउट कनेक्शन विद द चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी के साथ बिना किसी कनेक्शन के आपने क्या कर दिया, अपोजिट नेचर से चार्ज कर दिया। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ये एग्जाम्पल आप लिख दोगे, डेफिनेशन आपकी बन गई है। हिंदी में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, किसी चालक वस्तु अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ बिना किसी संपर्क के विपरीत प्रकृति से आवेशित करना क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। और एग्जाम्पल आपके सामने है, ये आप लिख दोगे। तो तीनों में आपने देख भी लिया होगा। तो तीसरा जो है वो क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले दोनों से, परंतु 1 मार्क से पूछा जा सकता है। मैंने पहले बताया है, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ चार्जिंग, 3, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो परंतु तीसरे वाला एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक और करते हैं अपन यहाँ पे। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग श्योर है, एग्जाम में आता ही आता है। टॉपिक का नाम क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के गुण। वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा बोल रहा हूं, एक एक करके सुन लीजिए, याद हो जाएंगे। और उसके बाद अपने जो, और सभी बच्चों को दोबारा बोल रहा हूं कि इनके जो नोट्स हैं फेयर कॉपी में आप रेगुलर बनाइए। ठीक है ना, रेगुलर पूरा वीडियो देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आपकी मर्जी है, जब तक पूरे नोट्स ना हो जाएं देखते रहिए और अच्छे से समझ के पूरे फेयर कॉपी में नोट्स बनाइए। तो आपको आगे ही तभी बढ़ पाओगे सिलेबस में। अदरवाइज एक बार आप पीछे छूट गए तो आगे सिलेबस चलता रहेगा, मेरी तरफ से आपको कोई फायदा नहीं होगा, कुछ समझ में आएगा नहीं। इसलिए ये बेसिक चल रहा है, इसमें आपको आसान लग रहा होगा, परंतु ये आसान बातें मिलकर कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगी आगे चलकर। इसलिए कोई भी एक सिंगल बात कितनी भी आसान हो वो छूटनी नहीं चाहिए। आपकी फेयर कॉपी में बिल्कुल नोट्स एक सीक्वेंस के आधार पर आपको नोट्स मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ कैसे क्या बनाना है, बाकी आपको बताए तो उस हिसाब से आपको ये करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी को पता है कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आपको सभी को पता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अपन फर्स्ट, और लाइक अनलाइक हो तो क्या हो जाएगा, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। जैसे पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट।
तो आप लिख सकते हो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर लाइक चार्ज आर रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये पहला तो सभी को पता है, 10th क्लास में भी आपका आया था। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई है, सिंपल है, तो इसमें बताने वाली कोई नई बातें नहीं थी। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेशों की योज्यता। आप इस नाम को पढ़ रहे हो तो नाम से समझ में आ रहा, एडिटिविटी मतलब ऐड करना, योज्यता का मतलब योग करना, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है कि नहीं। मतलब एडिटिविटी सम से रिलेटेड कोई एक प्रॉपर्टी है। तो देखिए यहां पे मान लीजिए आपके पास एक चार्ज बॉडी है, कैसी बॉडी है, चार्ज, आवेशित, इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है। अब चार्ज है वो सारा एक पॉइंट पे तो होता नहीं है, पूरी बॉडी के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, ठीक है कि नहीं है। एक बात मैं आपको यहाँ पे छूट गई है, सही आप लिख लेना, नोट कर लेना, कल जिस कौन से में नोट करोगे आप, सिंबल एंड यूनिट्स में कर लेना, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, उसका नेचर कैसा होता है, मतलब वो स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप बताओगे इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कल मैंने बताया ना, जो यूनिट्स वाले में लिख लेना ये लाइन, कि कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब अदिश राशि होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना ये बात, ठीक है, नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर। हाँ, तो अब मैं यहां पर इस टॉपिक पे आ जाइए, चार्ज बॉडी है और इसके ऊपर चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4 ये है। तो इस चार्ज बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, टोटल चार्ज बताओगे तो क्या बताओगे, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 प्लस में Q4, मतलब चारों का क्या कर दोगे, सम कर दोगे। सम करने का मतलब, सम तो दो टाइप का होता है, एक तो स्केलर सम होता है, स्केलर सम का नाम क्या बोलते हैं अपन, अलजेब्रिक सम। दूसरा क्या होता है, वेक्टर सम। तो आपसे पूछा जाए यहाँ पे अलजेब्रिक सम करोगे या फिर वेक्टर सम करोगे, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे अपन क्या कौन सा सम करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे। कौन सा सम करेंगे, अलजेब्रिक सम, मतलब बीजीय योग करेंगे। क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का अलजेब्रिक सम होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना तो वेक्टर सम करते हैं। हम तो सम किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज तो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर सम है यहाँ पे। तो आपकी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द टोटल चार्ज ऑन ए चार्ज बॉडी, द टोटल चार्ज ऑन ए चार्ज बॉडी ऑलवेज इक्वल टू द, ऑलवेज इक्वल टू द algebraic sum of charges present on respective parts of the body, algebraic sum of charges present on a respective parts of the body, बॉडी के रेस्पेक्टिव पार्ट्स में जो चार्ज प्रेजेंट है उसके अल्जेब्रिक सम के बराबर उसके ऊपर टोटल चार्ज होगा। तो क्यों यहां पे क्या गया है, टोटल चार्ज। हिंदी में बोलोगे तो क्या कहोगे, आवेशों के इस गुण के अनुसार किसी आवेशित वस्तु पर कुल आवेश हमेशा उसके विभिन्न भागों पर उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो यहां पे कितनी प्रॉपर्टी हो गई है, दो प्रॉपर्टी हो गई है। क्लियर, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी, कितनी हो गई है, टू प्रॉपर्टीज हो गए, थ्री प्रॉपर्टीज देखिए यहां पे। क्वांटाइजेशन, विद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण, विद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इसी में से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तो भी इसी के अंदर से बनेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और ध्यान से देखना और उसको समझाना भी पड़ेगा, तो उसको एक एक बातें हैं ध्यान से समझिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, ए और बी।
मान लीजिए अपन ने कौन सा मेथड मान लीजिए अपन ने मान लीजिए दोनों को रब किया, रब करने से ए से बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, और वो भी कितना नेगेटिव, जिसको अपन किसे लिखते हैं, फंडामेंटल चार्ज, याद हो तो मूल आवेश से लिखा था, नहीं लिखा था, और वो कैसा, -e। इसका मतलब यहाँ पे ए से बी पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो ए के ऊपर कितना चार्ज आ गया, -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, -e, इसके प्लस ही कितना चार्ज आ गया है, क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और जिसके पास जाता है इलेक्ट्रॉन उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव आता है। तो मतलब इसके ऊपर जितना पॉजिटिव आया था, हमने बताया था, उतना ही इसके ऊपर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, -e आ जाएगा। कब आए, जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तब। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते तो तब क्या होता कि 2 इलेक्ट्रॉन होते तो इनटू में क्या आ जाता, 2 आ जाता, तो इसका मतलब कितने हो जाते, 2। यहां पर भी कितना हो जाता, 2। 3 आते तो 3, 4 आते तो 4, 5 आते तो 5। क्या मैं आपसे पूछूं, क्या यहाँ पे +1.5 आ सकता है क्या? इसका मतलब +1.5 आने का मतलब डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.5 का मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है, तो इसका मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है या 2 कर सकता, डेड इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। इसका मतलब इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है ना, ए हो या बी हो, इसके ऊपर कितना आ सकता है, A1E, 2E, 3E, 4E, 5E ऐसे आ सकता है। मतलब किसी भी दोनों चार्ज बॉडी है वो नेगेटिव या पॉजिटिव वो एक अलग बात है। तो इसका मतलब किसी भी चार्ज बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज हमेशा कितना होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, कितना होगा, Ne होगा। एन यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल नंबर है, 1 2 3 4 5, और E क्या है आपको पता है क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज ये क्या है आपका पास यहाँ पे, टोटल चार्ज। ये वैसे एक प्रकार का फॉर्मूला भी आ गया है, आपके न्यूमेरिकल्स में यूज भी होगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, द टोटल चार्ज ऑन ए चार्ज बॉडी ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ई का नाम क्या है यहाँ पे, फंडामेंटल चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए फंडामेंटल चार्ज है उसके इक्वल होगा। प्लस माइनस के लिए आपने लिख ही दिया है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो गई है कि विद्युत आवेशों के इस गुण के अनुसार किसी भी आवेशित वस्तु पर कुल आवेश हमेशा मूल आवेशों के, फंडामेंटल चार्ज का मतलब मूल आवेशों के इंटीग्रल मल्टीपल के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है कि नहीं है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब पूर्ण गुणज के बराबर होगा। मतलब इस प्रॉपर्टी के कारण या इस गुण के कारण विद्युत आवेश किसी भी आवेशित वस्तु पर कुल आवेश हमेशा मूल आवेशों के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पे इसके ऊपर ये मतलब न्यूमेरिकल भी पोर्शन आएगा, आगे करेंगे अपन। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई, ये 3 हो गई है। एक और देखना यहाँ पे, फोर्थ। हाँ, इसका मतलब यहाँ पे देखिए वेरी का मतलब आपको सभी को पता है क्या होता है, चेंज होना होता है। यहाँ पे क्या मैं क्या लिख रहा हूं, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो मतलब वेरी का मतलब निश्चित, ये तो इनवेरी का मतलब निश्चित। तो विद्युत आवेशों की निश्चितता, विद्युत आवेशों की निश्चितता, ये इसका गुण है यहाँ पे। जैसे कि सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, इसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव, मान लीजिए नेगेटिव, मान लीजिए कोई भी मान लीजिए +2 कूलम इसके ऊपर चार्ज है। अभी किस पे, ये रेस्ट पे है। अगर ये इसको अभी मोशन में आ गया तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, +2 कूलम ही होगा। इसका मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसकी मोशन के साथ क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है। इसीलिए इसी के प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया, इनवेरियंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज नाम आ गया है। तो यहाँ पे कह दो कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए चार्ज बॉडी इज नॉट चेंज विद इट्स मोशन। ठीक है, तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी यहाँ पे। तो आप कह दोगे कि विद्युत आवेशों के इस गुण के अनुसार किसी भी आवेशित वस्तु पर कुल आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण उसकी गति के कारण परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, कल आगे इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।